नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करवाने जा रहा हूँ। समास से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और समास का ज्ञान होना काफ़ी अनिवार्य भी है, हम सभी को आता भी है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गूढ़ चीज़ें हैं जो हमें आती हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। तो मैं हर वो छोटी और बड़ी चीज़ आपको करवाऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ये बहुत ही एजुकेशनल वीडियोज़ हैं जो सभी ऐसे विद्यार्थियों के काम आने वाली हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं समास की डेफिनेशन। अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। यहाँ पर क्या कहा गया है? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनको मिलाने से जो नया पद बनता है, जो नया शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। समास का जो शब्द बनता है उसके दो पद होते हैं। पूर्व पद, पहला जो पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। अब ये कैसे? जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं पहले। दशानन, यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ दशानन या राजपुत्र। तो यहाँ पे दशानन, दश प्लस आनंद, यानी कि दश जो है वो हमारा पूर्व पद है, आनंद हमारा उत्तर पद है। राजपुत्र में राज हमारा पूर्व पद है और पुत्र हमारा उत्तर पद है। तो इस तरीके से ये दो पद होते हैं। पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद दूसरा पद होता है, और इन दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो ही समास कहलाता है, उसको ही समास कहते हैं। इसके बाद जब ये जो दो शब्दों से मिलके जो पद बनता है उसको क्या कहा जाता है? उसको समस्त पद कहते हैं। समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 10 प्लस आनंद, 10 और आनंद को जब हमने जोड़ दिया तो हमारा जो शब्द बना वो दशानंद बना, तो ये समस्त पद हो गया। राज और पुत्र को मिला दिया, राजा और पुत्र को मिला दिया तो बन गया राजपुत्र, तो यहाँ पर ये हमारा समस्त पद हो गया। तो इस प्रकार से ये उदाहरण थे। पूर्व पद, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद है, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, और इसके बाद जो यह आनंद बना ये हमारा उत्तर पद है। इसी तरह से राज हमारा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। अब विग्रह किसे कहते हैं मित्रों? इसमें ये मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधा उन समास के भेदों में चले जाते हैं, उनके बारे में पढ़ने लगते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, विग्रह क्या है, समास क्या है। इसलिए मैं ये विस्तार से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और तो समास करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो मेरे ख्याल से समस्त पद आपको समझ में आ गया होगा। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद होता है। विग्रह क्या होता है? जब हम समस्त पदों को, जो समस्त पद हमारा बना, जब उसको हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। जैसे संधि होती है, संधि का विग्रह होता है ना, संधि करते हैं, विग्रह करते हैं, उसी तरीके संधि विच्छेद करते हैं, उसी तरीके से हम इसका समास का विग्रह करते हैं। जब हम अलग करके लिखते हैं तो विग्रह कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं अभी ऊपर। दशानन, इसका क्या हुआ? दश है आनंद जिसके, यानी कि किसका है? दश और आनंद का मिलन है, यानी कि 10 है आनंद जिसके, इसको हमने अलग करके लिख दिया तो ये इसका हो गया विग्रह। इसी तरह से राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसका विग्रह करके क्या पता चला हमको? राजपुत्र से पता चलता है कि जो राजा का पुत्र है। तो ये विग्रह है। ये मेन चीज़ें थी हमारी। क्या सीखा हमने अभी तक? कि समास दो शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है, और समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद जो होता है उसके दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है जिसे पहला पद भी कहते हैं, एक उत्तर पद होता है दूसरा पद। तो ये समस्त पद, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर समस्त पद बन जाते हैं। ये इसके उदाहरण है। समास
मिलन को कहते हैं दो शब्दों के, दो या दो से अधिक, और विग्रह जब हम उनका अर्थ बताते हैं, उनको अलग अलग करके डिस्क्राइब करते हैं, तो वो विग्रह कहलाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं समास के भेद पे। तो समास के हिंदी व्याकरण में समास के कितने भेद हैं? अब हम हिंदी में समास के 4 भेद बताए गए हैं, लेकिन जो हमें वो 6 भेद बता रहे हैं, तो हम इनको 6 भेद भी मान सकते हैं। वो मैं पूरा बताऊंगा कि 4 कैसे है और 6 कैसे है। आप एक बार देखिए। तो हिंदी में समास के 4 भेद कैसे बताए गए हैं? पहला भेद है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। में तो तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद भी बताए गए हैं, एक द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। तो ये जो 2 समास हैं, अब आधुनिक साहित्यकार इन दोनों को अलग श्रेणी में लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को भी समास के उसमें जोड़ देते हैं तो 6 समास हमारे बन जाते हैं, समास के भेद हमारे हो जाते हैं 6। तीसरा जो यहाँ पे है द्वंद्व समास है, और चौथा बहुब्रीहि समास है। अब ये समास आप समझ लीजिए, जब अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में समास के कितने भेद हैं, तो भेद 4 होते हैं। वहाँ पे तत्पुरुष समास के 2 उपभेद माने गए हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। लेकिन अगर आधुनिक साहित्यकारों के हिसाब से पूछा जाए तो समास के 6 भेद हैं। आजकल हम 6 भेद ही माने गए हैं। तो इस समय अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो हम आंसर 6 करके आएंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। हाँ, अगर किसी परीक्षा में पूछ दिया जाए तत्पुरुष समास के उपभेद कितने हैं, तो जरूर हम 2 करेंगे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब इनका थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक समास लेके चलेंगे, जिसमें कि मैं अव्ययीभाव समास के बारे में आज आपको बताऊंगा। तत्पुरुष समास थोड़ा विस्तार से है, इसलिए तत्पुरुष, द्विगु समास और कर्मधारय समास एक अलग कराऊंगा, जिसमें कि आपको समझ में आ जाए कि इसका उपभेद क्यों कहा गया है। और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये दोनों मैं अलग से कराऊंगा। तो कुल मिला के 2 या 3 वीडियोज़ में कराऊंगा, और इनके उदाहरण मैं इतने अधिक करवा दूंगा जो कि बार बार परीक्षाओं में आते हैं, कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन सा समास है। समास की पहचान करने में आपको कभी कठिनाई नहीं होगी। तो हम देखते हैं, आज पहला समास हमारा है अव्ययीभाव समास। मित्रों, जैसा कि अव्ययीभाव नाम से ही हो रहा है अव्यय। अव्यय के बारे में मैंने जब पढ़ा रहे थे आपको, पीछे चैप्टर्स जो पढ़ाए हैं वीडियोस में, उसमें मैंने अव्यय के बारे में बताया है कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात उनको अगर हम विभक्त करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ऐसा शब्द अव्यय कहलाता है। और इसका पूर्व अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है? जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, यानी कि जो पहला पद हो, हर समास के 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पे कहा गया है पूर्व पद अगर अव्यय है, अर्थात ऐसा शब्द है जिसको हम तोड़ के कोई अर्थ ना निकले, तो वो अव्यय होगा। तो पहला पद अगर अव्यय है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ये सबसे मुख्य पहचान इसकी है। आप शब्द देख लीजिए, शब्द का पहला पद देखिए, अगर पहला पद आपको लग रहा अव्यय है तो समझिए अव्ययीभाव समास वहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है अव्ययीभाव समास की? सबसे पहली विशेषता है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, और वो जो पूर्व पद प्रधान होता है वही अव्यय भी होता है। यानी कि पूर्व पद ही प्रधान है और पूर्व पद ही अव्यय है, पहला पद ही प्रधान है, पहला पद ही अव्यय है। ये अव्ययीभाव समास में ध्यान रखना है आपको मित्रों। इसके बाद क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर बना समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि जब पूर्व पद जो कि अव्यय था और उत्तर पद अव्यय नहीं है, लेकिन जब उन दोनों को मिला दिया जाता है तो मिलकर जो नया शब्द बनता है वो भी अव्यय की तरह ही होता है, अव्यय बन जाता है। और इन अगली जो विशेषता है, ये समस्त पद क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण की तरह इनका प्रयोग किया। समस्त पदों का जो समस्त पद बनता है, इनका इस्तेमाल हम क्रिया विशेषण की तरह करते हैं, सेंटेंसेस में या कहीं पर यूज़ करते हैं, तो ये एक क्रिया विशेषण की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द। अभी आगे हम उदाहरण करेंगे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप कैसे पहचान करो, और अव्ययीभाव आप देखते ही पहचान जाओगे। इसके बाद जो समस्त पद अव्यय एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण बनते हैं, वे भी अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है,
कई बार शब्द की आवृत्ति, मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाता है, उससे जो शब्द बनता है वो भी अव्ययभाव समास कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण। पहला हमारा उदाहरण आमरण। अब देखिए, हम जैसे कि अभी शुरू में ही बताया था कि अव्यय का मतलब होगा पहला पद आपका अव्यय होगा। अब यहाँ जब हम इनके दो पूर्व पद और उत्तर पद देखते हैं तो पहला पद है आ और दूसरा पद है मरण, यानी कि आ प्लस मरण को मिलाकर बना है, जिसका कि अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पश्चात। यहाँ पर जो पूर्व पद है वो अव्यय है और वही प्रधान है। इसके बाद दूसरा दिया है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और दिन, दोनों को मिलकर भी प्रतिदिन अव्यय बन गया, और यहाँ पे दिन दिन। इसी तरीके से कई बार रिपीट होते हैं शब्द, शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे रात रात, यहाँ पे शब्द दिया है रातों रात, रात ही रात में। दिन दिन, दिनों दिन, दिन ही दिन में, जिसका विग्रह अगर करेंगे ये निकले घड़ी घड़ी, हर घड़ी। तो इस तरीके से जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही होती है वो भी अव्यय बनाते हैं। और हमें मेन चीज़ पहचान क्या रखनी है कि पहला पद हमारा अव्यय होगा। तो ये हमारे अव्ययभाव समास की पहचान थी। इस पे हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, और अपनी अगली वीडियो में आज हम अव्ययभाव समास ही पढ़ेंगे, जो कि शायद आपको समझ में आया भी होगा कि अव्यय क्या है। सबसे बेसिक चीज़ आप इतना याद रखो, कोई भी समास का समस्त पद होगा उसके दो पद होंगे, पूर्व पद होगा, उत्तर पद होगा, और पूर्व और उत्तर पद की विशेषता के हिसाब से ही इनका वर्गीकरण, समासों का वर्गीकरण होता है। आज जो हमने अव्ययभाव समास पढ़ा उसके हिसाब से हमने उसका वर्गीकरण बताया कि पूर्व पद अव्यय होगा और प्रधान भी होगा। तो उसी हिसाब से हम पहचान कर सकते हैं कि ये अव्ययभाव समास है या कोई दूसरा समास है। विस्तार से इस पे मैं इतने एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा जो कि बार बार परीक्षाओं में आते हैं कि आप देखते ही पहचान जाओगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ में अगली वीडियो में हम तत्पुरुष समास और उसके उपभेद, द्वितीय और कर्मधारय पर विस्तार से पाठ पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो तक करिए इंतजार। नमस्कार।